मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे लॉक के उदारवादी विचार। लॉक के उदारवादी विचार क्या हैं? लॉक को उदारवाद की आत्मा क्यों कहा जाता है? ऐसे खास विचार क्या हैं जिससे कि उदारवाद का उनको जनक भी कहा जाता है, उदारवाद की आत्मा उनको कहा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे भी उदारवाद क्या है, उसकी परिभाषा, उद्देश्य क्या है, उदारवाद के मुख्य आधार क्या हैं, यानी उसके खास सिद्धांत क्या हैं, कौन सी खास विशेषताएं हैं, और लॉक में वो विचार हैं या नहीं, मैचिंग उनमें होती है कि नहीं, उसके आधार पर हम इस विचार को पढ़ेंगे आज। तो आपको मालूम है कि आदिकाल से स्वतंत्रता को मानवीय जीवन का महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक विचार का सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु का स्थान प्रदान करने का जो श्रेय है वो उदारवादी दर्शन को जाता है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव के लिए इसकी प्राप्ति कैसे हो, इन उपायों पर जितना ध्यान उदारवाद ने दिया है, संभवतः उतना किसी दूसरी विचारधारा ने नहीं दिया। और उदारवाद के समर्थकों में लॉक का स्थान जो है अग्रणी है, सबसे आगे है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया है। उदारवाद के हम देखते हैं कि प्राचीन उदारवाद और नवीन उदारवाद, ये दो रूप प्रचलित रूप से देखते हैं। तो प्राचीन उदारवाद में बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेफरसन, थॉमस पेन इत्यादि आ जाते हैं। और नवीन उदारवाद में टी.एच. ग्रीन, लॉक हैं और उसके बाद जो है टी.एच. ग्रीन का नाम आता है। तो हम ये जानेंगे कि पहले उदारवाद की परिभाषा और उसका उद्देश्य क्या हो सकता है, उसके मुख्य आधार क्या हैं। तो उसमें उदारवादी जो विचारधारा है दूसरी विचारधाराओं की तरह निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद न तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और ना ही ये विचारधारा किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई है। असल में यदि कहें तो ये कोई एक दर्शन नहीं बल्कि अनेक विचारों का मिक्सचर है, सम्मिश्रण है। ये एक जीवन दृष्टि है, मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है। ऐसे में उदारवाद की परिभाषा देना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक मैग्नवार नाम के विद्वान हैं, मैग्नवार, वो कहते हैं कि उदारवाद जो है एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवादी दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है, दूसरा व्यक्तिवाद है। अब उदारवाद का उद्देश्य क्या है? तो उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता के बीच में उचित समन्वय का प्रश्न ही उदारवाद का प्रश्न माना जा सकता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य के नियंत्रण को उसकी उचित सीमा का निर्धारित करना, ये उदारवाद का लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे कि उदारवाद के मुख्य आधार क्या हैं, उसकी खास विशेषता क्या है, जिसके आधार पर लॉक को उदारवादी विचारक कहा जाता है, उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। तो उसमें एक विवेक में आस्था, फेथ इन विजडम। जो उदारवादी विचारधारा को मानने वाले हैं और उदारवादी विचारधारा का जो मुख्य आधार है
वो विवेक और बुद्धि में मूलभूत आस्था है। तात्कालीन जो यूरोप में ईसाइयत ने मनुष्य के विवेक को कठोर बंधनों से जकड़ रखा था, और ऐसा माना जाता था कि पॉप धर्मशास्त्रों का जो अर्थ बताते हैं वही प्रमाणिक है, वही ऑथेंटिक है। लेकिन लॉक ने इसका विरोध किया और लोगों को स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। टॉमस पेन ने तो समस्त जो रूढ़िवादी विचारक थे उनको चुनौती देते हुए कहा था कि मेरा मन ही मेरा चर्च है। तो इस तरह से मानवीय विवेक में विश्वास करता है लॉक। हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत का जब अध्ययन किया था तो उसमें हमने देखा था कि मानव स्वभाव को जब हमने पढ़ा तो वो व्यक्ति को सामाजिक मानता है, विवेकशील प्राणी मानता है। दूसरा मुख्य आधार है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है। लॉक ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। उसके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हित, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, पहलू है। राज्य तो साधन मात्र है और उसका महत्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वह अपने इस लक्ष्य की पूर्ति करने में सहायक है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य उसका साधन है। इसी से मिलता जुलता अलग एक और आधार है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। लॉक ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। उसके अनुसार राज्य प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों के आपसी समझौते का परिणाम है, जो हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़ा। राज्य की जो स्थापना है व्यक्ति के हित के लिए की गई, व्यक्ति के हित साधन के लिए राज्य की स्थापना हुई है। अगर राज्य इस उद्देश्य की पूर्ति में असमर्थ सिद्ध होता है तो उसे भंग किया जा सकता है, और इस प्रकार लॉक की दृष्टि में राज्य प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम संस्था है। इसी प्रकार प्राकृतिक अधिकारों की बात, इसमें हम देखते हैं कि उदारवादियों का जो विश्वास है वो ये है कि व्यक्ति को कुछ जन्मजात अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार अनुल्लंघनीय है, इनका वायलेशन नहीं किया जा सकता, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, और उनका ये कहना है, मानना है कि अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था अर्थात समाज या राज्य के द्वारा नहीं की गई, बल्कि इन संस्थाओं के अस्तित्व से पहले ये प्राकृतिक अधिकार विद्यमान थे, और समाज और राज्य की उत्पत्ति तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है। और हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा कि लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा सीमित सरकार, राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के हित की रक्षा के लिए हुई, हमने पढ़ा। और राजसत्ता के सुचारू रूप से संचालन हेतु सरकार की स्थापना की जाती है, जिसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का अधिकार दिया जाता है। शेष अधिकार जनता के पास होते हैं। इस प्रकार लॉक का जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो राज्य सरकार की जो स्वेच्छाचारी है, मर्यादित शक्ति है, उन पर लगाम लगाने का काम करता है। लॉस्की ने तो कहा है कि लॉक के राज्य को एक विशाल मर्यादित अर्थभार वाली कंपनी के रूप में माना उन्होंने, जो संपत्ति की रक्षा करती है। अब एक और है शक्ति का विभाजन। सरकार के प्रमुख अंग हैं, हम जानते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए लॉक ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को अलग अलग काम करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। दोनों शक्तियों को एक स्थान पर यदि दे दिया, केंद्रित कर दिया, तो केंद्रित होने से व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार लॉक ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा सरकार के अंगों को महत्वहीन और पंगु बना दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया उन्होंने। इसके अलावा
एक और प्रमुख आधार है उदारवाद का विद्रोह का अधिकार। ये हमने पढ़ा सामाजिक समझौता सिद्धांत में कि यदि सरकार अपने कार्यों के संपादन करने में असमर्थ होती है, अयोग्य सिद्ध होती है, तो जनता उसे हटाकर, उसे अपदस्थ करके नई सरकार का गठन करने का अधिकार प्राप्त है जनता को। इस प्रकार लॉक ने जनता को विद्रोह का अधिकार देकर के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जनतंत्र की मर्यादा को सुरक्षित रखा है। अब विद्रोह का अधिकार के अलावा एक और उनका एक महत्वपूर्ण विचार है, वो है रूढ़िवादी विचारों में आस्था नहीं। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और कुछ किसी भी ऐसे रूढ़िवादी विचार, संस्था, सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं जो बुद्धि संगत नहीं, जो रैशनल नहीं हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जाता हो। उदारवाद का ये विश्वास है कि यदि प्रगति के लिए इतिहास और परंपराओं के प्रति विद्रोह किया जाना आवश्यक हो तो इस प्रकार का विद्रोह अवश्य किया जाना चाहिए। लॉक ने यूरोप के रूढ़िवादी, पारंपरिक, असीमित राजसत्ता और धार्मिक कट्टरता का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। लॉक ने, वो तो सीमित सरकार का पैरोकार है। इसके अलावा लॉक ने अपने एक पुस्तक भी लिखी है, लेटर ऑन टॉलरेशन, तो उसमें धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष राज्य भी उनका एक बुनियादी आधार माना जाता है। जो तात्कालिक यूरोपीय समाज था उसमें धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के कुकर्म हो रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में सर्वोच्चता के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा था और जनता के ऊपर धर्म लादा जा रहा था एक तरह से। तो उसे जनता को धर्म के मामले में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। चर्च, पादरी उसके धार्मिक भाग्य के निर्णायक माने जाते थे। लॉक ने चर्च और पादरी के इस धार्मिक कट्टरता का जोरदार शब्दों में खंडन, लेटर ऑन टॉलरेशन जो उन्होंने एक पुस्तक ली है उसमें उसका खंडन किया है। लॉक प्रजातांत्रिक पद्धति का जो समर्थन उदारवाद करता है, और उदारवाद का तो जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्व है। तो लॉक भी इस विचार को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और सीमित शासन, सीमित सरकार का समर्थक लॉक को हम देखते हैं। लॉक के जो ये विचार थे कि सरकार मर्यादित होनी चाहिए, जनता को क्रांति का अधिकार है, ये एक जन संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन है और उसके आधार पर उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था की नींव को सुदृढ़ किया है। तो ये लॉक के खास विचार हैं, लॉक के उदारवाद के, इसलिए उनको उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि लॉक की आलोचनाएं क्या हैं उदारवाद की। लॉक ने जो अपने विचार दिए हैं उसमें आलोचक किस दृष्टि से उसको देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति की सक्रियता संदेहयुक्त। आलोचकों का ये मानना है कि प्रारंभ में लॉक जो है व्यक्ति को पूर्ण सक्रिय मानता है और सभी जो लोग समझौते में भाग लेकर राज्य का निर्माण करते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि लॉक व्यक्ति की ऐसी सक्रियता को सदैव के लिए तिलांजलि दे देता है और ये कहता है कि आखिरकार जनता में एक निश्चित जड़ता होती है जो सरकार की देन की स्वीकृति न कि उसकी स्थायी आलोचना की दिशा में झुकती रहती है। दूसरा बिंदु हम पढ़ सकते हैं इसकी आलोचना में, पूंजीवाद का समर्थन। लॉक के संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संचय की पुष्टि पूंजीवाद का उदारवादी बन बैठता है। हमने जब लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा तो उसमें श्रम का सिद्धांत देखा है कि प्रकृति में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो सब की हैं। जैसे पेड़ पर फल लगे हुए हैं
वो सबके हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष ने पेड़ पर चढ़कर अपना श्रम नियोजित कर दिया तो वो फल उसके हो गए। इस आधार पर आलोचक ये कहते हैं कि मैंने इतनी ज़मीन घेर ली तो ये जमींदारी मेरी हुई। इस तरह से ये पूंजीवाद का समर्थक विचार है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। सैद्धांतिक रूप से तो हम लॉक को देखते हैं कि लॉक सैद्धांतिक रूप से बहुमत के शासन और अल्पसंख्यक के मत में एक कोऑर्डिनेशन प्रस्तुत करते हैं, समन्वय प्रस्तुत करते हैं और प्रजातंत्रीय उदारवाद की पोषण करते हैं। फिर भी अल्पसंख्यकों के अंतर्गत कैथोलिक, मुसलमान और नास्तिकों को सम्मिलित इसमें नहीं किया गया है। बहुमत शासन की तानाशाही। एफेंडॉर्फ का कथन है कि बहुमत सम्मति को सर्वोच्च शक्ति मानना एक निरंकुश की अपेक्षा अधिक तानाशाह बनाना है। और एक आलोचना है पूर्ण सफलता नहीं। आलोचकों का ये भी मानना है कि लॉक के उदारवादी सिद्धांतों के विकास में पूरी सफलता नहीं मिली है। उदारवादी धारा प्रवाह में लाख का न तो गहरे पानी में बैठता है और न ही किनारे पर तैरता है। वह अपने को उस प्रवाह में झोंक अवश्य देता है और उसकी 2-4 लहरों का आनंद लेने के बाद शीघ्र वापस लौट आता है। रॉकेट की तरह उसकी उदारवादी उड़ान सुदूर अंतरिक्ष में देखी जाती है, लेकिन चांद पर जाने की बाजी कोई दूसरा मार ले जाता है। तो पूर्ण सफलता न होने का आरोप भी आलोचक इस पर लगाते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लॉक के इस उदारवादी सिद्धांत की जो आलोचना आलोचकों ने की है वो की होगी, लेकिन इतना सत्य अवश्य है कि इंग्लैंड के लिए एक मध्यम मार्ग का उदारवादी विचारक था। और इतना ही नहीं, उसने उदारवाद का प्रचंड प्रभाव, उसके जो उदारवाद का प्रचंड प्रभाव है वो फ्रांस और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा है। तो ये खास प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनको माना जाता है। तो उदारवाद की जो विचारधारा है उसके इतिहास में उसका योगदान एक स्थायी योगदान माना जाता है। ये लॉक का उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी विचार हैं। धन्यवाद।